अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉमर्स गाइड्स। मैं हूं आपका टीचर उमैर। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम FBR को डिस्कस करेंगे, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस डिस्कस करेंगे, इसकी क्या पावर्स हैं, क्या अथॉरिटीज़ हैं। तो आज की क्लास एक डिटेल क्लास होगी जिसके अंदर हम तमाम अथॉरिटीज़, तमाम पावर्स डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, जो वो एक्सरसाइज करता है। तो स्टूडेंट्स, आप तैयार हैं इस क्लास के लिए? तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेलकम बैक गाइस। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को और इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस, अथॉरिटीज जो कि हमने पहले बोला है। तो आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने लगी है, लिहाजा पूरी वीडियो को देखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और बाकी इससे पहले भी बहुत सी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज की इस लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे उसके कंटेंट क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, क्योंकि हम FBR को डिस्कस कर रहे हैं, तो FBR की हम हिस्ट्री चेक करेंगे कि हिस्ट्री के अंदर FBR के बारे में क्या बोला गया है। इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सेकंड पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे वो है अपॉइंटमेंट, कि इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, ठीक है, किसकी, FBR। द थर्ड पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन। FBR एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन लोग होते हैं, कौन क्या काम कर रहा होता है, ये सारी चीजें हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि FBR जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो कौन लोग होते हैं, ठीक है, तो उनको अपॉइंट कौन करता है, ये सारी चीजें आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कि जो FBR है उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, किस मकसद के लिए ये बनाया गया है, जो इदारा है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब ये है कि वो हम देखेंगे कि इसका दायरा कार कहाँ तक है और किस इस दायरा कार से आउटर, जहाँ पे इसका जो ये अप्लाई नहीं होता, जहाँ इसकी अथॉरिटी अप्लाई नहीं होती, ठीक है, लिमिटेशंस हैं इसकी, ठीक है, कि इसके बाहर ये काम नहीं कर सकता। कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी जगह हैं जहां ये अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वो सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी अथॉरिटीज क्या है, फंक्शंस क्या है, पावर्स क्या है, वो लास्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज ब्रीफ लेक्चर होने लगा है जो आज इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है हमारा, उसकी हिस्ट्री क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो हमारा जो FBR था, FBR है, इसको नॉर्मली हम बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्मल टर्म्स के अंदर देखें तो FBR को बोर्ड भी बोला जाता है, ठीक है। और बोर्ड इसको बोला जाता था 2007 तक। ये जो बोर्ड का वर्ड था इसको हम कहते थे सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये कब तक इसको बोला जाता था, 2007 तक, ठीक है, बोर्ड को। अच्छा, बोर्ड से मुराद अब क्या लिया जाता है, FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब सवाल ये पैदा होता है कब ये स्टार्ट हुआ बोलना कि इसको बोर्ड को हम पहले बोलते थे सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। 2007 से पहले, बिफोर, और 2007 के आफ्टर हम इसको बोलना शुरू हो गए क्या, FBR, ठीक है। तो बोर्ड से मुराद, अगर इनकम टैक्स में बोर्ड का वर्ड आ जाए तो इससे मुराद क्या ली जाएगी, व्हाइट बोर्ड नहीं है या और कोई चीज बोर्ड नहीं है, यहाँ बोर्ड से मुराद है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और 2007 से पहले पहले इसको बोला जाता था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है, अनटिल 30 जून 2007, 30 जून 2007 तक वो ये कह रहा है कि बोर्ड को कंसिडर्ड एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो मैंने यही बोला कि
2007 तक बोर्ड को क्या बोला जाता था कि ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924। इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था, इसको किस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया था? ये ब्रिटिश एक्ट था, उसके मुताबिक ही इसको हमने इसको क्या किया था, बनाया था, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था इसको CBR एक्ट। कौन सा था जी? 1924। जो 1924 का जो CBR एक्ट था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट था ब्रिटिश का, उसी के मुताबिक इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये उसने यही बोला है, इस्टेब्लिश्ड अंडर CBR एक्ट। ठीक है जी, CBR ऑन द कमेंसमेंट ऑफ FBR एक्ट। अच्छा, 2007 के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई? 2007 के अंदर ये डेवलपमेंट हुई कि 2007 के अंदर FBR बनाया गया। FBR क्या बनाया गया? यही CBR जो था उसको FBR उन्होंने बना दिया, उसके अंदर बहुत सी चेंजेस की, लॉज के अंदर बहुत सी चेंजेस की। तो बेसिकली क्या हुआ, 2007 के अंदर CBR को चेंज कर दिया गया FBR के अंदर। ठीक है, तो उसने ये कहा ऑन द कमेंसमेंट ऑफ FBR एक्ट 2007 बोर्ड मींस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब बोर्ड से मुराद क्या हो गई है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। The working of Federal Board of Revenue is regulated according to CBR Act 1924 and all other powers vested under Federal Board of Revenue Act 2007। तो उसने यही कहा कि इसकी जो वर्किंग है वो वर्किंग कैसे है, वैसे ही इसको वर्क किया जा रहा है जैसे कि हम CBR एक्ट को के तहत सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रेगुलेट करते थे, चलाते थे। तो वो यही कह रहा है कि इसकी जो वर्किंग है वो किसके अकॉर्डिंग है? CBR एक्ट 1924 के मुताबिक है, और जो भी पावर्स हैं 2007 में FBR को दी गई हैं उसके मुताबिक इसको चलाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये हिस्ट्री आपको समझ आई होगी जो कि FBR की है। थोड़ी सी आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए ये किस एक्ट के तहत जो है ना वो चलाया जा रहा है, कब इसका नाम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पड़ा, ये MCQs भी आ सकता है, और इससे पहले इसका नाम क्या था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था। और ये एक्ट कौन सा था? अभी यह है जो वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो नाम चेंज हुआ है 2007 के अंदर, उससे पहले इसका सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नाम था। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर हम देखते हैं इसकी अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट से मुराद ये है कि जो FBR है इसको किसने बनाया है? Who has the authority, ठीक है, to establish this Federal Board of Revenue। ठीक है, तो आपको पता है जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी एक अथॉरिटी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है जी? ऐसी बॉडी, ऐसा इदारा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाया जाए और ये पार्लियामेंट से अप्रूव होता है। पार्लियामेंट से क्या होता है जी? अप्रूव होता है। तो ऐसा इदारा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्लियामेंट से अप्रूव्ड होता है, ठीक है, ऐसे इदारे को हम कहते हैं, ये कौन सा है? स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है जी, या प्रेसिडेंट जो होता है वो इसको अप्रूव करता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट से जो अप्रूव हुआ होता है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन से भी अप्रूव होता है, ठीक है, पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ होता है। ये इदारा जो होता है ये हमारे स्टैट्यूटरी बॉडीज होती है। ठीक है, नैब भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी का मकसद ये होता है ये एक सेपरेट काम करता है। जैसे स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, मींस ये सेपरेटली काम करते हैं। ठीक है, इनका ताल्लुक होते ही गवर्नमेंट के अंडर ही है, लेकिन इनका काम सेपरेटली होता है, इनको अथॉरिटी होती है आप भाई खुल के काम करें। ठीक है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो लिखा हुआ है इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, मींस के जो FBR है इसकी जो जो अपॉइंटमेंट्स होंगी, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? फेडरल गवर्नमेंट। तो आपको ये MCQs भी आ सकता है कि आप ये बताएं कि जी जो FBR है इसमें इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? तो फेडरल गवर्नमेंट इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर व्हाट?
FBR। नेक्स्ट क्या है जी, इट इज अटैच टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये किसके अंडर काम करता है? जो FBR है, ये FBR किसके अंडर काम कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये काम कर रहा होता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो भी मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री फाइनेंस की, उसके अंडर ये काम कर रहा होता है। द मेन पर्पज ऑफ इट्स अपॉइंटमेंट। अच्छा, मेन पर्पज क्या है? सवाल ये पैदा होता है, हम FBR हमने क्यों बनाया है? तो मेन जो पर्पज है इसका, मेन पर्पज ऑफ FBR, पर्पज इसका एक ही है, कलेक्शन ऑफ टैक्स। इसलिए बनाया गया था ये कि ये कंट्री के अंदर टैक्स की कलेक्शन करे, ताकि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सके, अपनी डेवलपमेंट कर सके, मुल्क को आगे बढ़ा सके। तो मेन पर्पस FBR को बनाने का क्या था? द मेन पर्पस ऑफ द अपॉइंटमेंट इज कलेक्शन ऑफ टैक्स इन द कंट्री। तो ये आपको मेन, अगर कोई एक वर्ड में पूछा जाए FBR का की जो है वो मेन पर्पस क्या है FBR, तो मेन पर्पस उसका टैक्स की कलेक्शन है। बाकी और भी काम है इसके, बट द मेन थिंग इज कलेक्शन ऑफ टैक्स इज द मेन पर्पस। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो FBR है, इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है FBR की, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, कितने इसके अंदर लोग काम कर रहे हो, ठीक है। तो फेडरल बोर्ड, अच्छा मैंने आपको ये बता दिया कि गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, किस अपॉइंट करती है, जो भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसके अंदर अपॉइंटमेंट कौन कर रही है? फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। अब कौन अपॉइंट कर रही है, क्या अपॉइंटमेंट होती है, किसको अपॉइंट कर रही होती है? तो याद रखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है BR, इसका होता है एक चेयरमैन, ठीक है, एक होता है इसका चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बोला जाता है, ठीक है। और ये जो चेयरमैन होता है ये कौन लगाता है? फेडरल गवर्नमेंट जो होती है वो अपॉइंट करती है एक फुल टाइम चेयरमैन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। एक तो हो गया चेयरमैन, इसके बाद उसके कुछ मेंबर्स होते हैं जो साथ में इसके काम कर रहे होते हैं। अकेला तो पूरा नहीं चला सकता ना इदारा, तो लिहाजा इसके साथ एक पूरी टीम होती है। और वो टीम जो होती है, इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स 7 से कम नहीं होने चाहिए। मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम आपकी मर्जी है जितना वर्कलोड है उस हिसाब से। तो मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, नॉट लेस देन 7 मेंबर्स जो होते हैं वो। और ये मुख्तलिफ टाइम के साथ चेंज भी होते रहते हैं, कभी 11 होते हैं, कभी 10 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको पता होना चाहिए लिमिट। MCQs में भी आ सकता है कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं नीचे, वो कितने हो सकते हैं? नॉट लेस देन 7 मेंबर्स। मोर देन 7 हो सकते हैं, मिनिमम 7 होने लाजमी है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं। ये मैंने उसकी पूरी एक हायरार्की बना दी है, बता दी है कि इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, कौन से मेंबर्स पॉलिसी इनडायरेक्ट डायरेक्ट होता है। तो ये सारी आप इसकी डायग्राम देख लीजिएगा, आपको ये बात समझ आ जाएगी। इंपॉर्टेंट बात जो थी इसमें आपको पता होना चाहिए मेंबर्स कौन से हैं। तो मेंबर्स मिनिमम कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए, 7 से ज्यादा भी हो सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि FBR है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सबऑर्डिनेट्स, अभी आपने देखा कि अब FBR आ गया, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक इदारा आ गया। अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर लोग काम कर रहे होंगे ना, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मेन पर्पस क्या है? कलेक्शन ऑफ टैक्स। अब जो टैक्स की कलेक्शन है, चेयरमैन तो करने से रहा, और ये 7 मेंबर जो मैंने कहा ये पूरे पाकिस्तान में टैक्स की कलेक्शन करेंगे, ये तो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। तो अब होता क्या है कि FBR के अंदर बहुत से लोग अपॉइंट किए जाते हैं। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द कलेक्शन ऑफ टैक्स एंड डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है। बहुत से पर्पसेस के लिए बहुत से लोग अपॉइंट किए जाते हैं
जिनको हम ये कहते हैं कि ये लोग सब ऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, ये कौन लोग हैं? ये सारे सब ऑर्डिनेट्स हैं किसके अंदर? FBR के अंदर। तो द बोर्ड इज द हाईएस्ट टैक्स अथॉरिटी इन पाकिस्तान। बोर्ड से मुराद मैंने आपको पहले बता दिया, बोर्ड से मुराद क्या है भाई, अभी आपको पता होना चाहिए। जब भी मैं बोर्ड का वर्ड यूज करूं तो आपको पता होना चाहिए बोर्ड का मतलब है FBR। तो FBR हाईएस्ट अथॉरिटी है टैक्स की, किसके अंदर? पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी टैक्स की अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटी, वो कौन सी है? FBR। अब इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर FBR एक्ट 2007। मैंने आपको पहले बता दिया कि ये 2007 का जो एक्ट है FBR का, उसके मुताबिक इसको बनाया गया है, उसके साथ ये चल रही है, उसमें जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक ये अपना काम करती है। अच्छा, अब बात ये सब ऑर्डिनेट्स मैंने आपको बता दिया, FBR एक इदारा है, इसके नीचे जो भी लोग काम करें, ठीक है, हमें बहुत से लोग इसके अंदर, इसकी वर्किंग है, इसकी वर्किंग के अंदर हमें लोग चाहिए। ठीक है, ठीक है, हमें मैन पावर चाहिए जो इसके अंदर काम करे। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है? अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है। अब अपॉइंटमेंट, इसके नीचे जो लोग भी काम करेंगे उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? लाजमी बात है, गवर्नमेंट का काम तो नहीं है पूरे इदारे के अंदर जो बंदा भी है चपरासी भी रखना है तो वो गवर्नमेंट नहीं रखना है। तो यहां मैंने आपको पहले बता दिया FBR एक सेपरेट इदारा है। अब सेपरेट इदारे का चेयरमैन है, अब वो क्या करेगा? अपने नीचे जो काम करने वाले लोग हैं वो एज अ CEO समझ लें। CEO क्या करता है? इदारे के अंदर नीचे जो भी लोग काम करने के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको वो क्या करता है? अपॉइंट करता है। ठीक है, तो जो भी है अपॉइंटमेंट जो भी होती है FBR सॉरी जो भी लोग अपॉइंट कर रहे होते हैं वो कौन कर रहा होता है? अपॉइंटमेंट कौन कर रहा होता है? FBR जो होती है उसके अंदर जो भी अपॉइंटमेंट है, ठीक है, जितने भी अपॉइंटमेंट है वो आपका जो भी चेयरमैन है वो क्या करता है? उसके नीचे अपॉइंटमेंट्स करता है। तो द बोर्ड में अपॉइंट एज मैनी ऑफिसर्स एज इट थिंक्स नेसेसरी। ऑल द इनकम टैक्स अथॉरिटीज आर सबऑर्डिनेट टू इट। जितनी भी इनकम टैक्स की अथॉरिटीज, जैसे कि इनकम टैक्स की अथॉरिटीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे कमिश्नर होता है, ठीक है, कमिश्नर का नाम सुना होगा आपने। तो कमिश्नर जो भी होते हैं ये सारे के सारे सब ऑर्डिनेट्स होते हैं किसके? FBR के। FBR के अंडर ये लोग काम कर रहे होते हैं। इसी तरह इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू है, वो भी सब ऑर्डिनेट है FBR का। ठीक है, तो उसने ये कहा कि बोर्ड जो है वो अपॉइंट कर सकता है एज मैनी एज ऑफिसर्स, जितनी उसको जरूरत है वो उतने क्या करता है? ऑफिसर्स को अपॉइंट कर लेता है वर्किंग के लिए। ठीक है, और जितनी भी इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, कमिश्नर हो गया, कमिश्नर अपील हो गया, आपका जैसे कि इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू हो गया, ये सब की सब इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं और ये सब की सब ऑर्डिनेट्स हैं किसकी? FBR की। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब जो FBR है हम डिस्कस करेंगे FBR की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, FBR का मकसद क्या है, क्यों बनाया गया, क्या काम मकसद है इसका, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो FBR की है। सबसे पहले फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फिस्कल पॉलिसीज। आपको मैंने पहले भी, इससे पहले हमने फिस्कल पॉलिसी की एक पूरी क्लास डिस्कस की हुई जिसके अंदर हम MCQs भी डिस्कस किए हुए हैं। तो फिस्कल पॉलिसी जो होती है उसकी जो भी फॉर्मुलेशन है, और बेसिकली फिस्कल पॉलिसी आपको पता है ना, जो टैक्स से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, कि इस साल कितना टैक्स जो है वो हम लगाएंगे, टैक्स की कलेक्शन, और ये सब जो पॉलिसी टैक्स से रिलेटेड और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी पॉलिसी होती है वो आपकी फिस्कल पॉलिसी है। अब फिस्कल पॉलिसी की फॉर्मुलेशन, ठीक है, और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसका काम है? FBR का। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है लीवी एंड कलेक्शन ऑफ फेडरल टैक्सेस। लीवी से मुराद लगाना, ठीक है, लागू करना, ठीक है, कलेक्शन से मुराद इकट्ठा करना। किस चीज को? फेडरल टैक्सेस, जो भी फेडरल गवर्नमेंट टैक्सेस लगा रही है
उनको लगाना और कलेक्ट करना ये किसका काम है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एफबीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सेकंड फंक्शन है इसका, जो दूसरा इंपॉर्टेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड, जुडिशियल फंक्शन ऑफ हियरिंग अपील। अगर कोई टैक्स की हियरिंग है, मींस कोई डिस्प्यूट है, कोई बंदा कहता है कि नहीं जी मेरे पे टैक्स आपने सही नहीं लगाया, तो उसके लिए डिफरेंट एक इदारा बनाया गया है जिसको एपलेट ट्रिब्यूनल कहते हैं। उसके अंदर हियरिंग होती है और ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ही बनाया है, ठीक है, लेकिन ये एक सेपरेट इदारा है, ठीक है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, मींस ये समझ लें एक अदालत है, ठीक। तो ये भी एक फंक्शन है कि जुडिशियल हियरिंग्स जो हैं वो भी देखी जाएं किसके अंडर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसका काम ये भी है कि जो भी टैक्स के डिस्प्यूट्स हैं उनको भी ये हल करवाए, ठीक है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस से मुराद ये है इसकी हदूद, मींस जहां इसका जोर नहीं चल सकता, मतलब जहां ये अपनी पावर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया कि एक इदारा है एपलेट ट्रिब्यूनल। एपलेट ट्रिब्यूनल एक अदालत है। अब अदालत में एफबीआर अपना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कि जो मैं कह रहा हूं वो फैसला होना चाहिए, नहीं। एपलेट ट्रिब्यूनल एक सेपरेट बॉडी है जो कि टैक्स के जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं उससे रिलेटेड बनाई गई है, तो ये उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। तो ये इसकी क्या है, एक लिमिटेशंस है, ठीक है। इसकी एफबीआर की, एफबीआर के अंडर है ये, लेकिन एफबीआर इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, मींस इसकी पावर इस एपलेट ट्रिब्यूनल में इंटरफेरेंस की नहीं है। तो बोर्ड इज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब होता है इसको क्या किया गया है, ममनू है कि वो इंटरफेयर नहीं कर, टू इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ इनकम टैक्स एपलेट अथॉरिटीज। जितने भी एपलेट अथॉरिटीज हैं, जितने भी ये जुडिशियल फंक्शंस की अथॉरिटीज हैं, उनके अंदर while they are performing their appellate functions, जो भी appellate functions कर रहे हैं उनको परफॉर्म करते हुए एफबीआर उसके अंदर अपनी टांग अड़ा नहीं सकता, वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये एक लिमिटेशंस हैं एफबीआर की। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एफबीआर की लिमिटेशंस भी हैं, ये नहीं है कि एफबीआर हर जगह अपना पावर को यूज कर सकता है, तो यहाँ वो अपनी पावर को यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो मेन हमारा पॉइंट है वो है पावर्स और फंक्शंस ऑफ एफबीआर, मींस एफबीआर। अच्छा, यहाँ हम देखेंगे एफबीआर की पावर क्या है और ये भी देखेंगे फंक्शंस क्या है, कहाँ ये अपनी अथॉरिटी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अथॉरिटीज भी देखेंगे। यहाँ के अंदर हम इसके अंदर क्या देखने जा रहे हैं, एक तो हम ये देखेंगे इसके फंक्शन क्या है, फंक्शन देखेंगे। दूसरा जो हम देखेंगे इसकी पावर क्या है, ठीक है, अथॉरिटी क्या है। अथॉरिटीज भी चेक करेंगे एफबीआर की। ये तीनों चीजें हम डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अब आने लगी। सबसे पहले फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है एफबीआर के पास ये अथॉरिटी है। पहला मैं अथॉरिटी को डिस्कस कर, क्या वो किस चीज की अथॉरिटी है, अपॉइंटमेंट ऑफ इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स। जितने भी इनलैंड रेवेन्यू से रिलेटेड ऑफिसर्स होते हैं वो सारे के सारे, ठीक है, कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। ये किसके पास पावर है, ये पावर है मौजूद एफबीआर के पास, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटीज के, जो इनलैंड अथॉरिटीज से मुराद यहां समझ लें, इनलैंड अथॉरिटीज से मुराद ऑफिसर्स जो है, इनलैंड रेवेन्यू के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट उनको कौन हायर करता है। जितने भी आपके ऑफिसर्स हैं, जैसे कि इनकम कमिश्नर है, कमिश्नर आपके पास आ गया, कमिश्नर से नीचे जो आगे सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जितने भी असिस्टेंट हो गया, कमिश्नर हो गया, उसके बाद नीचे आ जाएं तो आपके पास जैसे इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू हो गया, ये सारे जो हैं इन सब को अपॉइंटमेंट इनकी कौन करता है, एफबीआर, ठीक है जी। तो एफबीआर में अपॉइंट एज मैनी इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटीज से मुराद ऑफिसर्स एज नेसेसरी। एज नेसेसरी ये मुराद ये जितना उसको वर्कलोड है उस हिसाब से वो जितने मर्जी अपॉइंट कर सकता है। तो ये उसके पास एक अथॉरिटी है, पावर है।
और ये एफबीआर का एक फंक्शन है कि वो पहला काम ये करता है कि उसके पास ये पावर मौजूद है कि वो अपॉइंटमेंट कर सकता है किनको, इनकम टैक्स के जो इनलैंड रेवेन्यू के ऑफिसर्स होते हैं उनको वो क्या करता है, अपॉइंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट, ये भी इसकी पावर है, इसके पास ये पावर मौजूद है एफबीआर के पास कि वो ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है। अब आपको पता है ऑडिटर किस मकसद के लिए होता है, लाजमी बात है ऑडिट वगैरह करना होगा, किसी भी कंपनी के रिलेटेड टैक्स है या किसी भी बंदे का टैक्स है, तो अगर उसकी इनकम और सारा कुछ जो भी उसने रिटर्न फाइल किया है उसको उन्होंने चेक कराना है कि ये ठीक है कि नहीं है, तो उसके लिए उनको ऑडिटर्स चाहिए होते हैं। तो ऑडिटर्स जो होते हैं वो कोई भी फर्म हो सकती है, ऑडिटर्स कोई भी फर्म हो सकती है, कोई भी फर्म। अब फर्म दो किस्म की हो सकती है, ठीक है, या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म हो या एसोसिएट एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इनकी कोई भी फर्म हो सकती है। वो एफपीआर पे डिपेंड करता है, वो किसी को भी अपॉइंट कर सकती है एज एन ऑडिटर। तो इसका मतलब ये है, ये इसकी पावर है कि वो किसी भी फर्म जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म हो या फिर वो एसोसिएट एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की जो फर्म है, उसको कह सकती है कि आप फलां बंदे का जो है ना वो ऑडिट करें, उसकी इनकम का हमें बताएं कि उसके अंदर सारी चीजें ठीक हैं, उसने जो डिक्लेयर की हैं वो सारी चीजें ठीक है कि नहीं। तो द बोर्ड इज empowered टू अपॉइंट अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ एनी पर्सन। तो यही मैंने आपको बताया कि किसी भी पर्सन का ऑडिट करना है तो उसके लिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जो होते हैं, जो सीएमए वाले होते हैं, उनको वो क्या कर सकते हैं, एज अ ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी पावर है। नेक्स्ट थर्ड पावर इसकी देखते हैं, थर्ड के डिटर्मिनेशन ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन। अब ज्यूरिस्डिक्शन से मुराद यहाँ क्या है कि एक एरिया डिफाइन करना है, ठीक है, कि ये इसका एरिया है। जैसे पुलिस थाने होते हैं ना, उनका एरिया होता है जी, ठीक है, फिर उसके बाद वो एरिया निकलता है तो नेक्स्ट आ जाता है जी यहाँ पे जनाब ये थाना, इसका ये हदूद है, ठीक है। ज्यूरिस्डिक्शन से मुराद ये है हदूद का तयन करना कि किसकी क्या पावर है कि ये जो बंदा है ये इस इलाके के अंदर काम करेगा, ये इस इलाके के अंदर काम करेगा, ठीक है। जो डिटरमिन करना मीन्स वो तयन करता है कि फलां यहाँ काम करेगा, फलां यहाँ काम करेगा, किसका इलाका कितना है, कौन किस इलाके के अंदर काम करेगा, ये सारी की सारी चीजें डिसाइड कौन करता है, एफपीआर डिसाइड करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, द बोर्ड बाय एनी ऑर्डर may assign their functions and areas to Chief Commissioner Inland Revenue, the Commissioner Inland Revenue and the Commissioner Inland Revenue Appeals and the officers of Inland Revenue। तो ये बात यहाँ कर रहा है बोर्ड से मुराद है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोई भी ऑर्डर दे सकता है और असाइन कर सकता है एरिया कि आप इधर काम करें, फंक्शंस करें, किसी भी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को, ठीक है, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को या कमिश्नर अपील को या कोई भी ऑफिसर है इनलैंड रेवेन्यू का, उसका कोई भी हो सकता है, उसको कोई भी एरिया असाइन कर सकता है, कौन, एफबीआर। तो ये इसके पास पावर है डिसाइड करने की कि वो किसी भी पर्सन को बता सकता है आप फलां एरिया के अंदर काम करें, उसका एरिया डिफाइन करना काम किसका है, एफबीआर। फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फिस्कल लॉज, जैसे हमने कहा था फिस्कल पॉलिसी जो भी है उसकी फॉर्मुलेशन, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एफबीआर का फंक्शन है। तो ये उसी के अंदर बात की जा रही है कि फॉर्मुलेट करना, इम्प्लीमेंटेशन करना फिस्कल लॉज। द बोर्ड हैज द पावर टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट द provisions of all the fiscal laws for the time being enforced and to exercise all the powers provided under provision of fiscal laws and to take any action। तो यहाँ क्या बात की जा रही कि जितने भी फिस्कल लॉज हैं, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी जो भी होती है उसकी
एफबीआर के पास पावर है कि फॉर्मुलेट करे, उसको इम्प्लीमेंट करवाए, उसकी जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी उसकी जो भी शिक्स हैं, ठीक है, वो सारी की सारी उनको क्या करना है, मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है। और जो लॉ जितने अरसे के लिए बनाया गया उसको उतने अरसे के लिए इम्प्लीमेंट करवाना है, ठीक है। अगर उसके बाद वो लॉ नहीं है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाएगा। फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स, जहां तक वो इन्फोर्स किया गया है वहां तक आप क्या करेंगे, इसको इन्फोर्स करेगी। ये इसके पास पावर है कि ये इम्प्लीमेंट भी करेगी और फॉर्मुलेट भी करेगी किनको, फिस्कल लॉज को। तो ये भी इसका एक फंक्शन है एफबीआर का, कि ये उसका काम ये है कि ये जो भी फिस्कल लॉज होते हैं उसको फॉर्मुलेट भी करती है और उसको इम्प्लीमेंट भी करवा रही होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। पांचवा फंक्शन क्या है, अप्रूवल ऑफ लीजिंग कंपनीज एंड मुदारबा। जितनी भी लीजिंग कंपनीज हैं या मुदारबा कंपनीज हैं, तो कहता है द एफबीआर में अप्रूव एनी लीजिंग कंपनी और मुदारबा where lease rental payments made to such company is allowed as deduction against income from business to that person who makes such payments। अब यहाँ पे क्या है, जितनी भी लीजिंग कंपनीज होती हैं या मुदारबा कंपनीज होती हैं, इनको अप्रूव कौन करता है। अप्रूवल अगर लेनी है लीजिंग कंपनी की और मुदारबा कंपनीज की, तो ये अप्रूवल कौन देता है, एफबीआर देता है। अब होता क्या है, होता ये देखें, जैसे कोई पर्सन है, उसने एक लीज पे जो है ना वो गाड़ी ले ली है जी किसी लीजिंग कंपनी से। अब बंदे ने गाड़ी ले ली, अब वो लीज की पेमेंट करता है, मंथली पेमेंट कर रहा होता है ना लीजिंग कंपनी को। तो अब होता ये देखें, जो बंदा भी लीज पे कर रहा है, क्या लीज की पेमेंट करना उसके लिए इनकम है या एक्सपेंस है। तो आप बोलेंगे लीज की पेमेंट है तो एक्सपेंस ही होगा। अब पेमेंट किसको कर रहा है, वो कर रहा है किसी भी लीजिंग कंपनी को या मुदारबा कंपनी, उनके लिए इनकम है। लेकिन वो बंदा जो लीज की पेमेंट कर रहा है उसके लिए वो एक्सपेंस है। तो वो होता क्या है कि लोग अपनी इनकम में से अपने एक्सपेंस क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो वो कहते हैं कि देखें जी हमारी इनकम, फॉर एग्जांपल 10 लाख इनकम है हमारी, ठीक है जी, 10 लाख हमारी इनकम है, 1 लाख रुपया जो है हम इस पे लीज देते हैं। तो अब लीज जो है वो एक्सपेंस है, लीज क्या है, एक्सपेंस है। तो लीज एक्सपेंस जो है वो माइनस होगा इसमें से, तो अमाउंट आ जाएगी 9 लाख, तो उसकी इनकम 9 लाख है, इस पे टैक्स लगेगा। अब ये जो 1 लाख है ये एक्सपेंस माइनस करना है, लेकिन ये माइनस आप खुद नहीं कर सकते, पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है। अब वो अप्रूवल एफबीआर देगा। तो एफबीआर अप्रूवल उन्हीं बंदों को देगा जिनकी कंपनीज को अप्रूव एफबीआर ने किया होगा। एफबीआर उस लीजिंग कंपनी के एक्सपेंस को आपकी इनकम में से माइनस करने के लिए आपको अलाउ करेगा जिसको उसने क्या किया होगा, अप्रूव किया होगा। तो लिहाजा आप ऐसी लीजिंग कंपनी से कोई भी लीजिंग लें जो अप्रूव हो, किससे, एफबीआर से अप्रूव हो, तो उससे लें आप। बात समझ रहे हैं। तो यहां ये पॉइंट है कि एफबीआर में अप्रूव एनी लीजिंग कंपनी और मुदारबा where lease rental payments made to such company is allowed as deduction, के जहां पर लीज की जो पेमेंट्स की जा रही हैं उस कंपनी को वो एज अ डिडक्शन ली जाती हैं। एज अ डिडक्शन मैंने आपको बता दिया, कौन लेगा, जो बंदा लीज पे कर रहा है वो एज अ डिडक्शन लेगा, एक्सपेंस लेगा अपनी इनकम में से माइनस करने के लिए। तो उन कंपनीज को अप्रूव कौन करता है, एफबीआर। अब अप्रूवल का आपको क्या फायदा हो रहा है, जो बंदा लीज पे ले रहा है उसको फायदा ये हो रहा है कि अगर वो कंपनी अप्रूव है एफबीआर से, तो वो जो लीज की पेमेंट करेगा वो अपनी इनकम में से क्या कर सकता है, उसको माइनस कर सकता है, एज अ डिडक्शन कर सकता है। तो ये एक फायदा होता है कि ऐसी अप्रूव लीजिंग कंपनी से या अप्रूव मुदारबा कंपनी से आप कुछ भी ले सकते हैं। बात समझ आ गई। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो भी है, टैक्स की मेथड ऑफ जो है ना वो अकाउंटिंग होती है कि आपने टैक्स को कैसे कैलकुलेट करना, ठीक है, उसको मेथड ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। तो
मेथड ऑफ अकाउंटिंग कौन डिटरमिन करेगा? आप खुद डिटरमिन करेंगे या एफबीआर डिटरमिन करेगा? तो ये किसके पास, ये फंक्शन किसका है, पावर किसकी है कि बोर्ड जो है वो स्पेसिफाई करता है, बोर्ड बताता है कोई भी सर्टेन बिजनेस है या कोई भी इनकम है या कोई भी क्लास ऑफ पर्सन है, तो उनकी मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है, कैसे वो टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये कौन डिटरमिन कर रहा होता है? ये एफबीआर का काम है, वो डिटरमिन करता है, वो स्पेसिफाई करता है कि फला पर्सन है, फला बिजनेस है, उसकी इनकम ऐसे कैलकुलेट होगी, क्लास ऑफ पर्सन है। क्लास ऑफ पर्सन आपको समझ आते हैं क्या होते हैं? क्लास ऑफ पर्सन ये होते हैं कि एक ही तरह के बिजनेस की हम एसोसिएशन, जैसे होती है शुगर मिल्स हैं सारी, तो तमाम शुगर मिल्स जो हैं उनको हम क्लास ऑफ पर्सन कहते हैं। मींस एक ही क्लास के सारे बिजनेसेस, ठीक है, जिनका काम एक ही हो, हम उनको क्लास ऑफ पर्सन कहते हैं। ठीक है, तो तमाम शुगर मिल्स के लिए एक किस्म का कोई टैक्स की कैलकुलेशन का एक तरीका का, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्पेसिफाई मेथड कौन डिटरमिन करता है अकाउंटिंग का? वो डिसाइड करता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट पावर्स हमारे पास क्या है? पावर्स टू मेक रूल्स। जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, या कोई रूल्स के अंदर तब्दीली ला रहे हैं, तो अब लोगों को बताना भी तो है ना, तो उसके लिए सर्कुलर जारी होता है ऑफिशियल गजट के अंदर। ठीक है, तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या करता है? जो भी रूल्स नए बनते हैं उनकी अमेंडमेंट्स जो है ना वो जारी करता है। ठीक है, तो वो नोटिफिकेशन के जरिए जारी होती हैं। तो एफबीआर मेक द रूल्स फॉर कैरिंग आउट एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्डिनेंस बाय नोटिफाइंग इन द ऑफिशियल गजट्स। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए कोई भी रूल्स हैं वो एफबीआर बना रहा होता है। ये उसके पास, ये इसका फंक्शन है, ये इसकी पावर है, ये इसकी अथॉरिटी है कि वो क्या करता है? रूल्स बनाता है और ऑफिशियल गजट के अंदर लोगों को नोटिफाई भी करता है। तो ये इसका एक और फंक्शन है, ये उसकी पावर भी। अप्रूवल ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, चैरिटी से रिलेटेड जो भी चैरिटी का काम कर रहे हैं, ऐसे उनको ये होता है कि वो उनको अप्रूवल की जरूरत होती है, क्योंकि इन पे टैक्स वगैरह जो होता है वो नहीं होता। ये कहते हैं हम लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं जी, तो जो भी बेसिकली इनको जो डोनेशन होती है वो उनके लिए इनकम होती है ना, तो वो फिर बेसिकली अपने आप को जब तक अप्रूव नहीं करवाएंगे तो उन पे टैक्स लगेगा। ठीक है, और वैसे भी ये इनका एक साइकिल के बाद क्या होता है, चेक दोबारा जो है ना इनको चेक किया जाता है कि वाकई ये काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो एफबीआर अप्रूव करता है जितने भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के अंदर, वो क्या करता है? अप्रूव करता है। ठीक है, और ये भी देखता है कि ये जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है ये डोनेशन पर्पस के लिए है, ये क्या वाकई ये चैरिटी का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उनकी जितनी भी अप्रूवल है, तो अप्रूवल ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस वो किसका काम है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम। नेक्स्ट जो हमारे पास पावर है इसकी, अपॉइंटमेंट ऑफ डिडक्शंस। डिडक्शंस मैंने आपको पहले बता दिया, डिडक्शन से मुराद आप अपनी इनकम में से कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं वो आप अपनी इनकम में से क्या करते हैं? माइनस करते हैं, वो क्या कहलाती हैं? डिडक्शंस एक्सपेंस। जैसे कि ज़कात हो गया, ये आप अपनी इनकम में से क्या करते हैं? माइनस करते हैं, लेस करते हैं, लेस। तो जितनी भी डिडक्शन है ऐसे ही नहीं है आप खुद ही माइनस करते जाएं जो भी आपने खर्चा किया, नहीं, जो भी डिडक्शन होती है वह भी आपको अलाउ करता है तो आप माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट क्या है? यहाँ पॉइंट है अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन। अपोर्शनमेंट का मतलब होता है उसको डिवाइड कर, जितनी भी डिडक्शंस होती हैं उसको डिवाइड कर दिया जाता है कि इतना आप कर सकते हैं, इतनी आप, मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी आप डिडक्ट कर, उसका कुछ पार्ट आप डिडक्ट कर सकते हैं, कुछ पार्ट डिडक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे इनकम की मैं बात करता हूँ, बाज़ का जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जो अनएडजस्टेबल एडवांस होता है वो सारे का सारा ऐड नहीं हो जाता, कुछ हिस्सा ऐड होता है, 10 पार्ट कर दिए जाते हैं। मतलब वो पार्ट करना क्या कहलाता है? अपोर्शनमेंट कर रहे हैं, उसको 10 हिस्सों में पार्ट कर रहे हैं। इसी तरह डिडक्शंस के अंदर भी क्या होता है? सारे का सारा एक्सपेंस आपको अलाउ बाज़ नहीं होता, उसको क्या किया जाता है? अपोर्शनमेंट कर दी जाती है, उसको डिडक्शन डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, कि आप सारे का सारा एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते, इस साल इतना कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर इतना कर सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर इतना कर सकते हैं। ठीक है, तो एफबीआर इससे रिलेटेड जो भी रूल्स है वो कौन बनाएगा? एफबीआर बनाएगा कि आप कितने एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं और
अच्छा, ये भी नहीं है कि एक एक्सपेंस है वो आप सैलरी में से भी माइनस कर लें, बिजनेस में से भी माइनस कर लें। मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी एक्सपेंस सैलरी में से माइनस कर सकते हैं। हर एक को बताया गया कि ये एक्सपेंस है तो ये इसमें से माइनस होगा। ये नहीं है कि वही एक्सपेंस सैलरी में का दिल किया तो सैलरी में से कर लिया, दिल किया तो प्रॉपर्टी में से कर लिया, दिल किया बिजनेस में से कर लिया। नो, उसको उन्होंने डिवाइड कर दिया कि फ्ला एक्सपेंस होगा तो फ्ला इनकम में से माइनस होगा, फ्ला एक्सपेंस होगा तो फ्ला इनकम में से माइनस होगा। हर एक चीज को उन्होंने अपोर्शन कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो ये सारे के सारे रूल्स कौन बना रहा है? एफबीआर बना रहा है। तो एफबीआर में मेक्स द रूल्स फॉर द apportionment of any direction expenditure where it relates to derivation of income of more than one heads। ठीक है, तो जितनी भी अपॉर्शनमेंट है एक से ज्यादा हेड से रिलेटेड है, वो सारी की सारी उसको कोई भी डिराइव कौन करके देगा, उससे रिलेटेड रूल्स कौन बना के देगा? एफबीआर आपको बना कर देगा। नेक्स्ट, अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट्स। कुछ ऐसे इनकम्स होती हैं जो आपने एक्सप्लेन नहीं की हैं। जैसे आपको पता है पिछले दिनों एमनेस्टी स्कीम आई, तो एमनेस्टी स्कीम में उन्होंने क्या कहा था कि आप अपने अनडिक्लेयर्ड एसेट्स आप शो कर दें तो आप पता नहीं मिनिमम एक फिक्स उन्होंने बता दिया था इतना टैक्स होगा, तो वो आप अपने नेशनल जो है ना वो सर्कल के अंदर मतलब अपनी ब्लैक को वाइट कर दें। बेसिकली गवर्नमेंट का काम होता है यार टैक्स थोड़ा आ जाएगा, ठीक है। हालांकि ये भी एक अच्छा काम नहीं है, लेकिन चले फिर भी कुछ तो आएगा ना। तो अनएक्सप्लेन्ड इनकम्स और एसेट्स जो हैं उससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं या उनकी वैल्यूएशन करनी है या उन पे जो टैक्सेशन लगानी है, वो सारे के सारे रूल्स वो कौन बनाएगा? एफबीआर का ये काम है, उसके पास ये पावर है, उसकी ये अथॉरिटी है कि वो क्या करे, वो रूल्स बनाए किसके? वैल्यूएशन एंड टैक्सेशन ऑफ अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स डिस्कवर्ड बाय एनी इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटी। या एक ऐसा पर्सन है जिसके ने अपने एसेट्स को डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू ने क्या किया, उसके एसेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। उसने कहा जी ये आपने अपने एसेट्स को क्यों नहीं शो किया? तो जो एसेट्स वो शो नहीं करेगा और पता चल जाए ये इसके एसेट्स हैं, तो उसकी वैल्यूएशन, उस पे क्या रूल्स हैं, उस पे क्या टैक्सेशन अप्लाई होगी, ये सारे का सारा काम इसका काम है। ये फंक्शन है किसका जी? रूल्स बनाना एफबीआर का काम। नेक्स्ट हमारे पास क्या पावर आती है जी? पावर टू डिमांड पर्टिकुलर डेटा। किसी भी, अच्छा, अब होता यह है कि बाज़ औक़ात आप किसी भी डेटा की आपको डिमांड होती है, ठीक है। तो अब वो डेटा डिमांड करना है किसी भी एजेंसी को, आप बोल सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की किसी भी एजेंसी को बोला गया कि आप फलां जो है ना हमें डाटा चाहिए, किसी भी फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी है, कंपनी अपना डाटा नहीं दे रही, तो हमने ISI या कोई भी नैब वालों को कह दिया। तो एफबीआर के पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी गवर्नमेंट की एजेंसी को ऑथराइज कर सकती है कि किसी भी पर्सन या कोई भी कंपनी है या कोई भी बिजनेस है उसका हमें डाटा कलेक्ट करके दे, ठीक है जी। या उसकी इनकम से रिलेटेड जो भी डेटा है, किसी इंडस्ट्री या कोई भी उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो हमें इकट्ठा करके दें। तो द एफबीआर ऑथराइज एनी डिपार्टमेंट और एजेंसी of the government to collect and compile any data in respect of income from industrial or commercial undertaking exempt from tax। अच्छा, यहाँ पे दूसरी बात उसने क्या की है कि ये किया है कि वो कमर्शियल इंडस्ट्रीज या वो कमर्शियल अंडरटेकिंग्स जो कि एग्जाम फ्रॉम टैक्स हैं, और एफबीआर ये चेक करना चाह रहा है कि वाकई ये वही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या नाम उन्होंने अपना इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से रिलेटेड रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन काम कुछ और चल रहा है। तो उनसे रिलेटेड किसी भी एजेंसी को एफबीआर वाले ये टास्क दे सकते हैं कि आप इसकी इनकम से रिलेटेड सारा डेटा हमें दें। तो वो क्या कर सकते हैं, किसी भी एजेंसी को गवर्नमेंट की एज ऑथराइज कर सकते हैं कि आप फला इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग से रिलेटेड हमें डेटा इकट्ठा करके दें, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अथॉरिटी ऑफ सर्कुलर्स। मैंने आपको पहले ही बताया था जो भी टैक्स पेयर्स जो होते हैं उनकी गाइडेंस के लिए, जैसे हम टैक्स पेयर्स हैं, हमारी सहूलत के लिए कि रूल्स में क्या चेंजेस आई हैं, क्या नई चीज आ गई है, क्या पुराना रेट था अब नया रेट क्या आ गया, वो एक सर्कुलर्स जो होते हैं उनके जरिए जो है वो
नोटिफाई किया जाता है टैक्स पेयर्स को उनकी कन्वीनियंस के लिए, उनकी गाइडेंस के लिए, ठीक है जी। तो वो सर्कुलर्स जारी हो रहे थे। द बोर्ड में इशू सर्कुलर्स फॉर द गाइडेंस ऑफ टैक्स पेयर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द बोर्ड टू अचीव कंसिस्टेंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस। तो एफबीआर क्या करता है, सर्कुलर्स जारी करता रहता है। अब उसके अंदर सर्कुलर्स के अंदर क्या होता है, जो भी रूल्स के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, अब वो रूल्स के अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं, जो रेट चेंज हो रहे हैं, वो उससे टैक्स पेयर भी जो है ना उसको भी पता चल जाता है, और जो भी इंस्पेक्टर एंड लैंड रेवेन्यू या जो भी ऑफिसर्स हैं एफबीआर के अंदर काम कर रहे हैं, उनको भी पता चलता है कि यार अच्छा ये चेंजेस हो गई, आप इसके मुताबिक काम करना है। तो वो सर्कुलर्स के थ्रू आता है। तो ये भी अथॉरिटी है एफबीआर की कि वो सर्कुलर जारी करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपको पता है कि एफबीआर वाले ये कहते हैं कि जो भी पर्सन अपनी रिटर्न्स जमा करवा रहा है तो उसको चाहिए कि अपने जो भी डेटा वगैरह है इनकम से रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करके रखे, ठीक है जी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिकॉर्ड्स जो होते हैं या बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो आपको मेंटेन करने का कहा जाता है, वो कहा जाता है कि 6 साल तक आपके पास होना चाहिए, ठीक है, पिछले 6 साल का पड़ा होना चाहिए, या कोई भी डेटा है उसको आप 6 साल तक अपने पास रखें, कभी भी वो मंगवा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो बोर्ड जो है, या बोर्ड किसी भी बंदे को कह सकता है कि भाई मैं तेरे डॉक्यूमेंट चेक करूंगा, या किसी भी बंदे को नोटिफाई कर सकता है कि आप भाई अपने बुक्स को मेंटेन करें, अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करें, ये उसके पास अथॉरिटी है। तो मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स द बोर्ड में ऑर्डर, अब यहां बात की गई है ऑर्डर की, कि बोर्ड ने ऑर्डर दे दिया एक बंदे को कि any person for maintaining the prescribed documents, books and records for the purpose of income tax order। तो बोर्ड के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, ऑर्डर दे सकता है किसी भी पर्सन को कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करे। अप्रूवल ऑफ एम्प्लॉइज ट्रेनिंग स्कीम्स। अब एम्प्लॉय ट्रेनिंग स्कीम जो भी होती है, एम्प्लॉइज को एम्प्लॉयर का करते हैं, वो ट्रेन कर रहे होते हैं अपने इदारे में बेहतरी के लिए। अब उस पर खर्चा भी तो होता है ना। तो होता ये है, एम्प्लॉयर जो होते हैं ना बड़े तेज हैं, वो क्या करते हैं, जो ट्रेनिंग पे खर्चा होता है ना उसको अपना एक्सपेंस शो करके अपनी इनकम में से माइनस करवा के टैक्स में कमी करवा लेते हैं। लेकिन एफबीआर वालों ने कहा है कि भाई हम उसी ट्रेनिंग स्कीम के एक्सपेंस को आप एज अ डिडक्शन कर सकते हैं जो अप्रूव हुआ हमसे। ऐसी ट्रेनिंग स्कीम जो हमारे से अप्रूव नहीं है और आपने अपनी इनकम में से उसको माइनस कर लिया, तो वो आपको अलाउ नहीं होगी। तो बोर्ड में अप्रूव a Pakistani employee training scheme against which deduction is allowed to business। तो बिजनेस को जो भी डिडक्शन अलाउ है, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय ट्रेनिंग स्कीम की, तो उसको अप्रूवल कौन देगा, अप्रूवल उसकी देगा एफबीआर। तो एफबीआर से अप्रूवल करवानी पड़ेगी, तब आप उसको अपनी इनकम में से माइनस कर सकते हैं। ये बिजनेस को बोला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सुपरविजन ऑफ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी। सबऑर्डिनेट से मुराद यहाँ क्या है कि एफबीआर से रिलेटेड नीचे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सुपरविजन किसका काम है, मतलब जितने लोग नीचे काम कर रहे हैं, जितनी अथॉरिटीज नीचे काम कर रही है, उसकी सुपरविजन का काम किसका है, उसको देख कौन रहा होता है, किसकी क्या फंक्शंस हैं, ड्यूटीज, फंक्शन, ज्यूरिसडिक्शन, सब कुछ देख रहा है। ये सिंपल सा पॉइंट, आपको बात समझ आ गई। प्रोसीजर्स फॉर फर्निशिंग डॉक्यूमेंट्स। अब जितने भी रिटर्न्स हैं, अब ई फाइलिंग आ गई है जी, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग आ गई, आप ऑनलाइन बैठ के जो है ना वो अपना सारा डेटा डालेंगे तो रिटर्न फाइल हो जाएगी। तो ये सारा ई पेमेंट्स हैं, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे का सारा इसका प्रोसीजर होगा ना, कोई डॉक्यूमेंट होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, प्रोसीजर्स हैं, कैसे फर्निश करना है, क्या तरीकाकार होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ये सारा चीजें कौन बताएगा। ये सारे का सारा काम है, फंक्शन है किसका, एफबीआर का। एफबीआर का ये काम है कि भाई प्रोसीजर बताए, डेटा बताए कि ये रिटर्न को फाइल करने का ये तरीकाकार है, ठीक है जी। द बोर्ड डिटरमिन्स the procedure of furnishing returns and other documents including on electronic medium like e-filing, e-payments and e-notices। जो भी हैं उसमें क्या इंक्लूड हो गया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होगा, सब चीजें जो हैं ये सारी की सारी किसका काम है, एफबीआर का काम है, ये वो करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, परमिशन फॉर द टैक्स ईयर। अब होता ये है, टैक्स ईयर भी चेंज होता है ना, एक होता है नॉर्मल टैक्स ईयर, एक होता है स्पेशल टैक्स ईयर।
एक होता है ट्रांजैक्शनल टैक्स ईयर, मींस नॉर्मल टू स्पेशल टैक्स ईयर या स्पेशल टैक्स ईयर टू नॉर्मल में आपने जाना है, तो आप ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं। तो इन सब को कोई भी बंदा करना चाह रहा है या क्लास ऑफ पर्सन करना चाह रहा है। कोई पर्सन अगर अपना टैक्स ईयर चेंज करवाना चाहता है तो उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी FBR से। तो इसी तरह the FBR may permits a person or class of person to use special tax year instead of normal tax year and vice versa। इसी तरह वो अपने नॉर्मल टैक्स ईयर की जगह स्पेशल टैक्स ईयर या स्पेशल टैक्स ईयर की जगह नॉर्मल, मतलब कौन सा यूज करेगा इसकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये FBR से आप लेंगे। डेलीगेशन ऑफ पावर, डेलीगेशन ऑफ पावर से मुराद ये किसकी क्या पावर है, मतलब FBR से नीचे जो लोग काम कर रहे हैं किसकी क्या पावर है। हर एक को बंदे को हर ऑफिसर को बता दिया जाता है भाई तेरी ये पावर्स हैं, आपकी ये पावर है, इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो वो पावर्स को डिवाइड करना, डेलीगेशन ऑफ पावर्स, हर बंदे को किसका क्या काम है, कितनी पावर्स है, ये सब की सब डिसाइड करना, बताना कि किसका काम क्या है, किसकी क्या पावर्स हैं, किस ऑफिसर्स की क्या पावर्स हैं, वो सारी की सारी डिटरमिन करना FBR का काम। तो FBR may delegate all or any opted officers and functions to any inland revenue authority। ठीक है, कोई भी काम है डेलीगेट कर सकता है FBR, किसी भी पर्सन को कोई भी जो है ना वो अपनी पावर दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स। जितने भी इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर होते हैं ITPs, इनकी जो भी रजिस्ट्रेशन होती है, इनकम टैक्स के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, इनकम टैक्स जो वकील्स वगैरह होते हैं जो टैक्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उन्होंने उनके मुताबिक उनसे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, ठीक है, उनकी रजिस्ट्रेशन वो बेसिकली रजिस्टर होते हैं, रजिस्ट्रेशन उन्होंने अपनी करवानी होती है FBR से। तो वो रजिस्ट्रेशन जो भी प्रोसीजर है उसके रूल्स हैं वो FBR बनाता है। प्रिपरेशन ऑफ फॉर्म्स एंड नोटिसेस, ये पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइलिंग के, रिटर्न कैसे करना है, स्टेटमेंट क्या क्या प्रोसीजर होगा, टेबल क्या होंगे, क्या फॉर्मेट होगा, फलान, मतलब ये सब चीजें किसका काम है, इसको नोटिस जारी करना FBR का काम है, ये फंक्शन उसका है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अप्रूवल ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। अब जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन होते हैं ये बेसिकली रिसर्च कर रहे होते हैं। अब रिसर्च पे आपको पता है बहुत एक्सपेंस होता है। अब बिजनेसेस क्या करते हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो हैं या रिसर्च कर रहे होते हैं वो अपनी रिसर्च के एक्सपेंस को एज अ डिडक्शन क्लेम करते हैं। लेकिन FBR क्या करता है, ये कहता है कि आप अपने रिसर्च का जो भी इंस्टीट्यूशन आपने बनाया हो उसको मुझसे प्रूव करवाएं, तब आपको अलाउ है कि आप अपनी इनकम में से अपना जो भी रिसर्च का एक्सपेंस है वो डिडक्ट करवा दें। ठीक है जी। तो FBR में अप्रूव एनी इंस्टीट्यूशन एंगेज इन साइंटिफिक रिसर्च और इन पाकिस्तान और सच इंस्टीट्यूशन में क्लेम इट्स साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर एज डिडक्शन अगेंस्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो वो मैंने आपको बता दी कि कोई भी ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो अपने रिसर्च एक्सपेंडिचर्स को एज अ डिडक्शन क्लेम करता है, तो वो उसको क्लेम करने से पहले उसको ये चाहिए कि वो क्या करे, अपने रिसर्च इंस्टीट्यूशन को क्या करवा ले, FBR से अप्रूवल करवा ले। तो इसका मतलब ये है कि अप्रूवल कौन देगा, FBR, इसके पास ये पावर मौजूद है। नेक्स्ट है अथॉरिटी ऑफ अप्रूवल। जितनी भी अप्रूवल्स हैं, ठीक है, FBR में अथोराइज द कमिश्नर। अच्छा, एक तो ये मैंने अभी आपको ये बताया कि FBR जो है ना वो अप्रूवल कर रहा है। हो सकता है FBR के यार मैं ये हर बंदा मेरे पास आ रहा है अप्रूवल के लिए, FBR अपनी जो अप्रूवल की अथॉरिटी है वो किसी और को भी दे सकता है कि भाई तू अब ऐसा करें, मेरे पास ना आए, फलां बंदे के पास आए, ये अप्रूवल कर दिया तो समझो मैंने कर दिया। तो FBR अपनी अथॉरिटी जो अप्रूवल की है वो किसी को बंदे को दे सकता है, कमिश्नर लैंड रेवेन्यू को दे सकता है, चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू को दे सकता है, किसी भी पर्सन को वो ग्रांट कर सकता है, किसी भी ऑफिसर को वो अथॉरिटी अप्रूवल की ग्रांट कर सकता है कि भाई इससे अप्रूवल ले लें तो बस आप ठीक हो गया, हर बंदा मेरे पास ना आए, क्योंकि बहुत लोड हो जाएगा ना। तो FBR क्या करता है, अपनी पावर्स को आगे शिफ्ट भी करता है कि ये काम है तो इससे करवा लें। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, हर काम वो थोड़ी करेगा, उसने भी आगे काबीना रखी है, काबीना से भी आगे लोग हैं, तो इस तरह पावर्स डिवाइड हुई है। ठीक है जी। तो FBR में अथोराइज द चीफ कमिश्नर लैंड रेवेन्यू और कमिश्नर लैंड रेवेन्यू टू ग्रांट अप्रूवल्स ऑफ चैरिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड। तो अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है वो आया है जी अप्रूवल के लिए, तो FBR किसी भी
पर्पज के लिए, मैंने आपको कहा ना जर्नल भी हो सकता है, किसी को दे दी कि आप इसी से लिया करें। वो आगे जाके आप देखेंगे जब आप कमिश्नर अंडर रेवेन्यू या चीफ कमिश्नर अंडर रेवेन्यू की पावर्स और उनकी अथॉरिटीज देखेंगे तो उसके अंदर भी यही आपको चीजें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जितनी भी टैक्स से रिलेटेड एग्जाम्पशंस आपने लेनी है, कि आपने इनकम में से अपनी चीजें माइनस करनी है, जैसे मैंने आपको बताया था इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होती है, ठीक है, वो क्या करती है, एग्जाम फ्रॉम टैक्स होती है, ठीक है, या कोई भी ऐसी इनकम है जो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स। तो एग्जाम फ्रॉम टैक्स इनकम्स जो होंगी वो कौन बताएगा, आप नहीं बताएंगे, एफपीआर जो है वो बता देगा कि फला फला इनकम्स जो हैं ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स हैं, फला बिजनेस की इनकम सारी की सारी एग्जाम है, ठीक है। जैसे फ्रूट प्रोसेसिंग बिजनेस है, अगर वो गिल के तो फाटा और इनके अंदर हो रहा है, तो जो भी उससे इनकम आ रही है वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है 5 साल तक। तो ये किसने बता दिया, ये रूल बना दिया, ये एग्जाम्पशन किसने दे दी, एफपीआर ने। तो एफपीआर ग्रांट कर सकता है एग्जाम्पशन के टैक्स से कोई भी न्यूली एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है या कोई भी किसी को भी एग्जाम्पशन अलाउ कर सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ वैल्यूअर्स, वैल्यूअर्स से हमारा किसी भी चीज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जैसे किसी बंदे को कोई एसेट्स निकल आए, तो उस एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए किसी बंदे को हायर करेंगे जो उसकी वैल्यू निकाल के देगा, उसको वैल्यूअर कहते हैं। तो वो वैल्यूअर अपॉइंटमेंट कौन करेगा, एफपीआर कर सकता है, एफपीआर के पास ये फंक्शन है। रिकवरी ऑफ टैक्स, जितनी भी टैक्स की रिकवरी है वो काम किसका है। इसी तरह रिफंड करना है, वो एफपीआर का काम है कि वो क्या करता है, टैक्स को रिफंड करना है, ठीक है। तो एफपीआर मेक रूल्स फॉर द रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम अ टैक्स पेयर हु इज इन डिफॉल्ट। एक बंदा है जो टैक्स उसने देना था लेकिन उसने अभी तक टैक्स नहीं पे किया, तो उससे रिलेटेड क्या रूल्स हैं, ठीक है, उस पर क्या सरचार्ज अप्लाई होगा, क्या डिफॉल्ट चार्ज होगा, उससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं वो कौन बनाएगा, एफपीआर बनाएगा। तो यहाँ तक मैंने 25 जो है इसकी आपको पॉइंट्स बताए हैं एफपीआर के फंक्शंस और रूल्स और पावर से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको लेक्चर समझ आया होगा, बहुत सी चीजें डिस्कस हुई हैं इसके अंदर। अगर लेक्चर समझ आया है तो इसको वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।